अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है और उसके सिम्टम्स, मैकेनिज़्म ऑफ जो हाइपरटेंशन है वो हमने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को, जो कि ट्रीटमेंट मैंने छोड़ दी थी। मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनानी थी, इसलिए अब हम एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, या हम बता देंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन है जिसको एंटी हाइपरटेंसिव के अगेंस्ट, जो हाइपरटेंशन है उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो एंटी मीन दैट अगेंस्ट हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो क्लास ऑफ ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट हाइपरटेंशन। दूसरी क्लास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट हाइपरटेंशन। तो अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंड डायबिटिक्स, इन सब को हम वन बाय वन हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो कौन सी ड्रग्स हैं और जो इनका एक्शन है वो कैसा होता है। तो अब हम पहले जो है ना इसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा लेते हैं कि भाई ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, मोस्ट appropriate एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन पेशेंट विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरट्रोफी, एंजाइना एंड पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन केसेस। तो ये कह रहे हैं कि ये एक जो बहुत ही एप्रोप्रिएट जो क्लास ऑफ ड्रग है वो यूज़ होती है इवन इन पेशेंट विद डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, इवन इन नॉन डायबिटिक भी हम इस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरट्रोपी में यूज़ करते हैं, एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं, एंड पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग ACE इनहिबिटर्स, तो वो है मोर इफ़ेक्टिव इन यंगर एज। मतलब अगर आपकी एज 55 से कम हो तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स अगर आप लेते हैं अगेंस्ट हाइपरटेंशन तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी ये क्लास ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो व्हेन यूज्ड एज मोनोथेरेपी, अगर हम इसे मोनोथेरेपी में यूज़ करें, मतलब अगर हम इसको कम्बिनेशन के साथ ना यूज़ करें, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, डायबिटिक, हम अगर हम इसके साथ ना लें तो इसकी जो एफिकेसी है वो 50% है। मतलब 50% तक हम इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं इस क्लास ऑफ ड्रग्स के थ्रू, ठीक है। तो एडिशन ऑफ डायबिटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, विद ACE इनहिबिटर्स एक्सटेंड एफिकेसी टू 90%। अब मैंने कहा कि अगर मोनोथेरेपी में हम यूज़ करते तो 50% है। अब अगर हम डायबिटिक्स या बीटा ब्लॉकर साथ में दे देते हैं उस पेशेंट को जो कि हाइपरटेंसिव है, तो उसकी एफिकेसी जो है वो 90% तक बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर ACE को हम अगर कम्बिनेशन थेरेपी में दें तो ये मोर इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को जानना चाहें या कोई भी हमें क्लास ऑफ ड्रग हमारे सामने आए, तो अगर उसके एंड में प्रिल जो है ना सफिक्स यूज़ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ACE इनहिबिटर्स क्लास ऑफ ड्रग है। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी वो ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं, जो कौन सी ड्रग्स हैं वो जो कि ACE इनहिबिटर्स में शामिल है। तो फर्स्ट है बेंजाप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, एनोलाप्रिल है,
फसिनोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रमिप्रिल है एंड ट्रेंडोलोप्रिल है। ठीक है, तो इसके जो इसको याद करने का तरीका है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मेमिनामिक्स के बारे में, तो वो आप लाजमी देखें अगर आप इन ड्रग्स को आसानी से याद करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ ड्रग्स। अब हम इसके जो मैकेनिज़्म है वो अब हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म जो है हमने जो एक मैकेनिज़्म बताया था कि भाई रेनिन की जो रिलीज़ हो जाती है किसी भी स्टिमुलस के थ्रू फ्रॉम किडनीज़, तो वो एक एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 1 बना देती है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो है ना बन जाता है। वो किसके थ्रू बनता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। ये जो है एक वेजो कंस्ट्रक्टर एजेंट है, तो इसलिए हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाता है। वो किसकी वजह से? इसकी प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, वो भी किसी भी स्टिमुलस की वजह से, जो कि सेकेंडरी काज या डिजीज़ की वजह से, या कोई भी प्राइमरी काज, या कोई एसेंशियल हाइपरटेंशन में या सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जिसका बीपी वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब अगर हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लिए, ACE इनहिबिटर लिए, तो वो क्या करेगा? वो इसकी एक्टिविटी को ख़त्म करेगा। जब ACE की एक्टिविटी होगी ही नहीं तो ये इनएक्टिव फॉर्म जो है ये कन्वर्ट बिल्कुल होगा ही नहीं, इसलिए इसकी प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी प्रोडक्शन के ख़त्म होने के साथ साथ रिस्पांस भी जो है ना वो नहीं होगा, जैसे कि वेजोकंस्ट्रिक्टर जो इफ़ेक्ट है वो भी नहीं होगा। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है ये सारे इफ़ेक्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाते हैं जब इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप हो जाए। ठीक है, और इसी तरह स्लो जो है ना अ पर्सन कम टू नॉर्मल। ठीक है, उसका बीपी जो है ना नॉर्मल हो जाता है, रेंज में जो है ना आ जाता है, जैसे कि 120/80 में आ जाता है। ठीक है, ये था एक शॉर्ट सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स। अब आते हैं हम साइड इफ़ेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स की तरफ। ये मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बयान किया हुआ है, और इस वीडियो में इसलिए बयान किया ताकि आपको एक शॉर्ट सा जो है ना की मिल जाए कि वो नेक्स्ट वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कफ, एंजियोडेमा, प्रोटीनूरिया, ठीक है, और टेस्ट डिस्टर्बेंस एंड अदर फिटीग और एनहेडेक, पोटेशियम इंक्रीज, रीनल इम्पेयरमेंट, ईचिंग एंड लिक्विड साइटोसिस। ये जो है ना इससे अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे पास बनता है कैप्टोप्रिल, जो कि फर्स्ट ड्रग ऑफ द क्लास ऑफ ACE इनहिबिटर्स की। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि ACE इनहिबिटर की वजह से रोनुमा होते हैं। अब आते हैं हम दूसरी क्लास ऑफ ड्रग जो कि हम अगेंस्ट एंटी हाइपरटेंशन जो कि हम अगेंस्ट हाइपरटेंशन यूज़ करते हैं, तो वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है जो कि इफ़ेक्टिव है अप टू सम एक्सटेंट। तो ठीक है, तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हम CCB कर लेते हैं। They lower BP by decreasing peripheral resistance without compromising cardiac output। ठीक है, ये जो है ना ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं किसके थ्रू? पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो है ना वो डिक्रीज़ कर देते हैं, और इसी तरह कार्डियक आउटपुट जो है ना वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। डायहाइड्रोपायरिडीन जो कि एक क्लास ऑफ ड्रग है, एक्ट ऑन कैल्शियम चैनल इन ब्लड वेसल। ठीक है, जो डायहाइड्रोपायरिडीन है वो कैल्शियम चैनल्स पे एक्ट करते हैं, कहाँ पे? ब्लड वेसल में। ठीक है, एम्लोडोपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लास ऑफ ड्रग है,
जो कि डाइहाइड्रोपायरिडीन है, वेरापामिल, फिनाइल अल्काइल अमीन एंड डिलथियाज़म बेंजोथाज़पीन आर इक्वली एफिकेशियस। ये 3 ड्रग्स जो हैं ये इक्वली एफिकेशियस है अगर हम इसे एज अ एंटी हाइपरटेंशन यूज़ करें। ठीक है। मोनोथेरेपी जैसे कि ACE इनहिबिटर की तरह इसकी मोनोथेरेपी अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम एज ए मेडिकेशन के तौर पर लें तो उसकी इफ़िकेशन जो इफ़ेक्टिवनेस है वो है 50% और ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो भी थोड़ा क्विक है एज़ कम्पेयर टू ACE इनहिबिटर। ठीक है। प्रिफर्ड इन ओल्डर पेशेंट, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, जो कि हैं ओल्डर पेशेंट में हम CCB हम दे सकते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इसको कंसिडर किया जाता है। और वो किस लिए, क्योंकि जो रेनिन का स्टेटस है वो उसका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेनिन स्टेटस। ठीक है। तो घबराना नहीं है। आगे जो है ना थोड़े क्लास ऑफ ड्रग है वो जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो है ये एक इंट्रोडक्शन था शॉर्ट सा। अब हम जो है इसकी कुछ आगे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये क्लास की इस क्लास ऑफ ड्रग की। तो पहले अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स जो है ना वो शामिल है। तो डाइहाइड्रोपायरिडीन 2 क्लासेस हैं, 2 जो है ना टाइप्स हैं। नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन है जो स्ट्रक्चरली हम कह सकते हैं डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं। तो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में जो है ना एमलोडापिन, क्लेवेडापिन, फेलोडापिन, निकोडापिन, निसोल्डापिन एंड एस्ट्रोडापिन। ठीक है। ये डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में शामिल है। एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में जो है ना वेरापामिल, डिलथियाज़म। ठीक है। ये 2 ड्रग्स जो हैं वो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में शामिल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो है ये L टाइप ऑफ चैनल जो है ना उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है। इन कार्डियक स्मूथ मसल। ठीक है। जो हमारे पास जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन है वो L टाइप ऑफ चैनल को जो है ना ब्लॉक करते हैं। कौन से चैनल, वो चैनल का ये चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कार्डियक स्मूथ मसल में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन नशीन करना है। तो अब इसको डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो है ना मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। डाइहाइड्रोपायरिडीन जो है वो एक्ट ऑन L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन वेस्कुलर आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल। तो ये जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन है वो कार्डियक स्मूथ मसल पे एक्ट करते हैं और डाइहाइड्रोपायरिडीन जो है वो स्मूथ मसल जो वेस्कुलर स्मूथ मसल है उस पर एक्ट करते हैं। तो पहले जो है ना कैसे होता है विदाउट टेकिंग दिस मेडिसिन, तो पहले क्या होता है कैल्शियम की जो वो है इन है वो ज़्यादा होती है, कैल्शियम ज़्यादा आता है और पोटाशियम की जो है वो ज़्यादा बाहर जाते हैं। ठीक है। अब तो एज ए रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। सही है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो उसके कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ जो है ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी कंसिक्वेंसली इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को लिया, मतलब हमने उस एज ए मेडिकेशन हमने उसे इनटेक किया या एडमिनिस्टर किया। ठीक है। तो ये जो है L टाइप चैनल है। ठीक है। L टाइप चैनल है। अब हमने L टाइप चैनल ब्लॉकर तो ऑलरेडी ले लिए, तो वो क्या करता है, वो जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इसको ब्लॉक कर देता है। अब क्या होगा, कैल्शियम की जो है ना वो इनवर्ड मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है। बंद होने के बाद अब जो है ना कैल्शियम की जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है। तो यहाँ पे अब हम चले हम वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अभी हम फ़िलहाल ये समझ लेते हैं। ठीक है।
तो ये था एक शॉर्ट सा मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब हम डिस्कस करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को, जो थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है। बीटा ब्लॉकर्स या अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जो है, हम उसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। ये जो है माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव है। सफिस मीन के सफिशिएंट टू नीड और सफिशिएंट फॉर द रिक्वायर्ड नीड। तो ये जो है 30 to 40% जो है ना, ये पेशेंट के लिए काफ़ी होते हैं जब हम उसे मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स एंड ACE inhibitors are the most effective drugs for preventing sudden cardiac death in post infection patient। ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसलिए आपके सामने डिस्कस किया, जो कि बीटा ब्लॉकर एंड ACE इन्हिबिटर को अगर हम इन कम्बिनेशन थेरेपी लेते हैं तो ये बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है ना क्लास ऑफ ड्रग है अगेंस्ट जो कार्डिक डेथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए इन पोस्ट इन्फेक्शन पेशेंट पे, ठीक है। हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स, जो कि जो हाइपरटेंशन है उसको डिक्रीज़ करने का जो रिस्पॉन्स है वो डेवलप कब होता है, जब 1 और 3 वीक्स हम रेगुलरली इन मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगर जब ये अटेन हो जाए, मीन के जब हाइपोटेंसिव स्टेज पे हम आते हैं, मीन के जो नॉर्मल स्टेट ऑफ ब्लड प्रेशर है वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये सस्टेन हो जाता है, ठीक है। Anti-hypertensive action of most beta blockers is maintained over 24 hours in single dose। अब अगर 1 to 3 वीक्स के बाद जो है एक रिस्पांस डेवलप हो जाता है, तो अगर हम उसके बाद हम फिर जब बीटा ब्लॉकर्स को एडमिनिस्टर करते हैं तो 24 आवर्स तक उसका एक्शन रिमेन रहता है, ठीक है, इन अ सिंगल डोज, जो कि डेली हम एक डोज लेते हैं। तो सफिक्स जो है वो यूज़ होता है ओलोल, मतलब कि अगर हम किसी भी बीटा ब्लॉकर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लास्ट में हमारे पास ओलोल होगा, जो भी क्लास ऑफ ड्रग होगी, ठीक है। अब जो ड्रग्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स है वो कौन सी हैं, मैंने जो है वो है, एक है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, जो कि एक अलग क्लास है या एक अलग टाइप सी हैं, और जो नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो एसब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, बीटॉक्सोलोल, बिवेंटोलोल एंड नेबुलोल, ठीक है। ये जो है ना बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं, और जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं वो हैं प्रोपेनोलोल, पेंडोलोल एंड पेनब्यूटोलोल, नेडोलोल एंड ऑक्सप्रेनोलोल, ठीक है। इसकी मेमोनोमिक्स जो है वो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को जो है ना याद रखना चाहते हैं। एज़ मैंने कहा था कि भाई हम अगले जो मैकेनिज़्म है वो है बीटा ब्लॉकर्स का। तो बीटा ब्लॉकर्स का अब हम मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम जो है ना CCBs का नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल जो है ऑफ कार्डिक स्मूथ मसल जो है वहाँ पे बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। बीटा रिसेप्टर जो है वो कार्डिक स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जब बीटा ब्लॉकर आते हैं तो इसके एक्शन को जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो है कंट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और BP नॉर्मल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यू क्लास ऑफ ड्रग जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो हमारे सामने है कि डोज ऑफ 50 मिलीग्राम पर डे, जैसे कि लूसर्टान है वो इफ़ेक्टिव है एज एंटी हाइपरटेंसिव के। एडिशन ऑफ डायरेटिक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इन्हांसेस फॉल इन B ब्लड प्रेशर। अच्छा, अगर हम इन कम्बिनेशन थेरेपी में डायरेटिक साथ में लें तो
काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ऑल ड्रग्स ऑफ दिस क्लास आर इफेक्टिव एज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट लूसर्टान। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ड्रग्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में इंक्लूड हैं वो सिमिलर इफेक्टिव हैं एज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कन्वर्टिंग एंजाइम के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के साथ, ठीक है। रिमार्केबली फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट बिकॉज डू नॉट इंक्रीज काइनिन लेवल। अगर हम इसकी कंपैरिजन ACE इनहिबिटर्स के साथ करते हैं तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो काइनिन लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, एंजियोडेमा जो है ना वो काज नहीं होता है, ठीक है। कफ जो है वो इनकाउंटर्ड नहीं होती, क्योंकि ये जो है इसकी साइड इफ़ेक्ट में नहीं आता है। सफेक्स यूज सर्टान है, जो कि जो सर्टान जो अगर हम कहीं भी ड्रग में देंगे तो वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ही होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग्स ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सी हैं। वो है कॉन्डासेंट्रॉन, एप्रोसर्टान, वोल्सर्टान, लूसर्टान, एजोसर्टान एंड टेलमिसर्टान, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास ऑफ ड्रग में इंक्लूडेड है। लास्ट क्लास ऑफ ड्रग जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेटिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है अगेंस्ट हाइपरटेंशन। तो इसे हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। इंक्रीज यूरिन आउटपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंक्रीज यूरिन की जो आउटपुट है वो इसको इंक्रीज करते हैं। लूप डायरेटिक्स जो है ना वो असेंडिंग लिम्ब पे जो है ना इफेक्ट करते हैं। और थायराइड डायरेटिक्स जो है, ये 2 काइंड्स ऑफ डायरेटिक्स है जो कि अब हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में। तो लूप डायरेक्ट जो है वो एक्ट ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो पोटेंसी है वो है, लूप डायरेटिक की पोटेंसी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा है थायराइड डायरेटिक्स से। तो लूप डायरेटिक जो है वो ड्रास्टिक डायरेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं और मेनली यूज्ड इन एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हम इसे मेनली एसेंशियल हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स यूज़ होती हैं एज एंटी हाइपरटेंशन जो कि थायराइड में जो डायरेटिक्स में इंक्लूडेड हैं, तो थायराइड डायरेटिक्स हैं, ठीक है, एंड लूप डायरेटिक एज मैंने डिस्कस किया अबाउट पोटेंसी एंड सम ऑफ देयर यूजेस। तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो कि थायराइड डायरेटिक्स में इंक्लूडेड है, क्लोरोथायजाइड, बेंजोथायजाइड एंड क्लोरोथैलाडोन, ठीक है। लूप डायरेक्ट में जो है ना कौन से आते हैं? फ्यूरासमाइड आता है, टोरसमाइड आता है, ब्यूमेटामाइड आता है एंड एथाएक्रेनिक एसिड आता है, ठीक है। ये जो है लूप डायरेटिक्स में आते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि एज डायरेटिक जो है ना हम एज अगेंस्ट हाइपरटेंशन हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको थैंक यू कहूँगा मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड कीप सब्सक्राइबिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।